नमस्कार। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज दोबारा से हम उपस्थित हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी चैनल को लेके, स्टूडियो को लेके, सेटअप को लेके। चलिए कोशिश करेंगे आज से हम कंटिन्यू रहें। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीलिम्स में इससे क्या सब फैक्ट बनेंगे, कौन कौन से जो हैं वन लाइनर यहां से निकाले जा सकते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस नियम से मिलते हैं या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। ओके, तो अपन देख रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो पूरा नाम है इस एक्ट का, ये क्या है? इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये देख रहे हैं आप, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। क्लियर? तो ये ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म क्या है। अभी जो आया 2021 में, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब इसका क्या है, ये जो रूल्स अभी बनाया गया है ये किस सब चीजों में शामिल होगा, मतलब कौन कौन से जो है एरिया को कवर कर रहा है? सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज, तीनों को कवर करेगा। ब्रॉडली डील विद सोशल मीडिया है, देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया और ओवर द टॉप। ओटीटी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, अब चलिए क्या है ये जो अधिनियम है, इसको जो है शक्ति कहां से मिलती है, कौन से जो इंपावर्ड, ये कौन से सेक्शन से, कौन से एक्ट से है, तो ये हम देखेंगे। अभी जो ये रूल आया है, ये आईटी अधिनियम, आप लोग जो है क्लास में हमसे पढ़े होंगे, आईटी अधिनियम आया था 2021 में। आईटी रूल जो आया था, आईटी एक्ट, सॉरी, ये आया था 2000 ईस्वी में। तो अभी ये जो अभी 2021 वाला जो है ये रूल बना है, ये इसको जो है इंपावर्ड किससे है, ये किससे इसको जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं, ये है आईटी अधिनियम 2000 और धारा कितना है 87(2). ये ध्यान रखना है। अभी जो ये आईटी रूल 2021 आया है ये इंपावर्ड है आईटी एक्ट 2000 से, और इसका जो सेक्शन है वो है 87(2). क्लियर? जब ये 2000 में अपना जो है आईटी एक्ट आ गया था, उसके बाद क्या हुआ, 2011 में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके फिर से रूल्स बनाए गए, और इसको जो है अभी 2021 में जो रूल बना है ये ओवरकम कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। यहां से कितने क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये इंपावर्ड जो है कौन से अधिनियम से, कौन से अधिनियम से जो है इसको शक्तियां मिलती है। तो ये तीन बेसिक जो है वन लाइनर यहां से जनरेट होंगे इस स्लाइड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है? तो मिनिस्ट्री का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब जारी किया गया था? फरवरी में ये जारी हुआ है। ठीक है, ये जारी कब हुआ है? ये जारी हुआ है फरवरी में, लेकिन लागू नहीं हुआ फरवरी से, ये ध्यान रखना है। मई 26 से ये लागू हुआ है। ओके, मई 26 से ये लागू हुआ है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। जब ये फरवरी में लागू हुआ तो क्या हुआ कि 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने जो है इन सारे प्लेटफॉर्म को, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर को, ये जितने भी आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इन सबको 3 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट ने कि 3 महीने तक आप रूल को देखिए और डिसाइड कीजिए कि आप क्या सब चेंजेस जो हैं करने वाले हैं। क्लियर? तो 26 मई को जो है ये लागू कर दिया गया। 26 मई को यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका जो पीडीएफ है इस टॉपिक का, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। हम आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लें, जो गाइडर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसका हमारा जो है ऐप भी है, और हम उनमें अभी फिलहाल इतने कोर्स जो हैं चला रहे हैं, जिनमें मेन है हमारा एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस प्री प्लस मेंस। प्री प्लस मेंस हम 2021 के लिए कवर करेंगे, 2020 जो अभी 25 जुलाई को होने वाला है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। ओके, यूनिट 7 एंड 9 फॉर एमपीपीएससी प्री
और फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी जो है ये हम 2020 कवर कर रहे हैं। क्लियर? साइंस एंड टेक जो है वो सारे एग्जाम्स के लिए, सारे प्री प्लस मेंस जितने भी पीएससी अपने ऑल इंडिया में हो रहे हैं, सबका जो पेपर 3 होता है साइंस एंड टेक का होता है, वो पूरा हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे। चलिए, तो अब देखेंगे हम जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है ना। तो 3 मेन प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनल जो चल रहे हैं यूट्यूब वगैरह इन सब पे, तो इन सब के लिए जो है गाइडलाइन जारी किया गया है। ओके, तो गाइडलाइन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या है ये हम देखेंगे। पहला तो ये है उनमें कि आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट दैट ऑथोरिटीज कंसिडर एंटी नेशनल। यदि सरकार को या फिर किसी सरकारी संस्थान को ये लगता है कि किसी के द्वारा जो कंटेंट सोशल साइट पे डाला गया है वो एंटी नेशनल है, तो फिर उसका जो ओरिजिनेटर है, जिसने पहली बार उसको डाला, शेयर करते करते बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो जिसने पहली बार वो पोस्ट को डाला है उसको पहचान करना जरूरी है। पहला ये जो है गाइडलाइन जारी किया। दूसरा कि जो भी शिकायतें आएंगी, सोशल साइट से रिलेटेड कोई शिकायतें होंगी, तो सोशल साइट प्लेटफॉर्म को जो है एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, और जो भी शिकायतें आ रही है उसका समाधान 15 दिन के अंदर, रिजॉल्व कंप्लेंट इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो है उसको समाधान करके देना पड़ेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने दिनों के अंदर शिकायत का निवारण करना पड़ेगा, तो वो है 15 दिन। ओके, उसके बाद सरकार को जो है जो शिकायत निवारण अधिकारी हैं ये हर महीने जो है क्या करेगी, फाइल प्रस्तुत करेगी कि इस महीने कौन कौन से शिकायतें आई हैं, उनका रिपोर्ट जो है सरकार को प्रस्तुत करेगी प्रत्येक महीने। क्लियर? तो ये 3 जो गाइडलाइन, बेसिक गाइडलाइन जारी किए गए किसके लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। क्या करेंगे आप जो है प्रॉपर शिकायत निवारण अधिकारी या अपॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेंगे, 15 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा करेंगे। जो भी शिकायतें आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आ रही है, किसी पोस्ट से रिलेटेड आ रही है। ओके, उसके बाद एक गाइडलाइन और है कि कोई भी पोस्ट डिलीट करने से पहले या फिर किसी व्यक्ति को ब्लॉक करने से पहले आप उसको जानकारी देंगे कि किस कारण की वजह से आप जो है उस व्यक्ति को ब्लॉक कर रहे हैं या पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। ओके, और यदि सरकार आपसे पूछती है किसी पोस्ट को लेकर कि ये एंटी नेशनल है, तो उसका ओरिजिनेटर भी आपको बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस पोस्ट को जो है डाला है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ये बेसिक गाइडलाइन जो है जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं अपन डिजिटल समाचार, गाइडलाइन फॉर डिजिटल न्यूज चैनल। जो भी डिजिटल न्यूज चैनल है आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज चैनल बन गए हैं जो वास्तव में टीवी पे नहीं आते, केवल नेटवर्क से जुड़े नहीं है, तो उनके लिए क्या सब जो है रूल्स बनाए हैं उन्होंने, रेगुलेशन। तो भारतीय प्रेस परिषद केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के मानदंडों का वो पालन करेंगे। केबल टीवी नेटवर्क का जो अधिनियम के मानदंड है ना, जो टीवी नेटवर्क के लिए है, न्यूज चैनल के लिए, उनका पालन इनको भी करना पड़ेगा जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है। फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि डिजिटल न्यूज चैनल्स को कौन से रूल फॉलो करने को कहा गया है, तो केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद खुद से जो है अपना एक जो है क्या बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे या फिर रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे जो वो चेक करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे डाले गए कंटेंट को। स्वनियामक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है जिसको बोलेंगे वो अपॉइंट करेंगे। जैसे वहां पे जो है निवारण अधिकारी होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, वो खुद से अपने प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेंगे। ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट, आईबी मिनिस्ट्री टू फॉर्म पैनल ओवरसाइट मैकेनिज्म। पैनल, और इसका जो है निरीक्षण कौन करेगा, ये किसके अंदर आ रहा है, आईबी मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ये जो है इनका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इनका जो है क्या करेगा, निगरानी करेगा। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। डिजिटल समाचार के लिए कुछ खास गाइडलाइन नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड भी नहीं हुए हैं। मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आ रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक, इनको लेके जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऐसा जो है माहौल बना था कि ये बंद होने वाला है। अपन आगे भी इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या सब रूल्स बनाए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म बोले तो देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में जो दिख रहा है आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी टीवी, हॉटस्टार, ये सब जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी का फुल फॉर्म बन सकता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, तो अब देखेंगे उनके लिए क्या सब रूल बनाए गए हैं।
अभी तक ऐसा था कि कोई भी कंटेंट आप ओटीटी पे डाल देते थे, उनका कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं होता था, उनका जो है कोई भी निगरानी अथॉरिटी जो है ना, जैसे अपने यहाँ होता है ना ये मूवियों के लिए, ठीक है, तो वहां से परमिशन लेना नहीं पड़ता था, तो कोई अथॉरिटी नहीं थी उसको चेक करने के लिए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है गाइडलाइन बनाया गया कि अब जो है आप अपने कंटेंट को क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है, एज बेस्ड पे, किस तरह के कंटेंट कौन से एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे। और कैटेगरी क्या सब बांट दिए, यू कैटेगरी, यूनिवर्सल कैटेगरी, ओके, उसके बाद UA 7+ 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे लोग देख सकें वो, UA 13+, UA 16+ एंड ए बोले तो एडल्ट, इतने कैटेगरी में बांट दिए हैं अपने कंटेंट को। मतलब जो भी वो वीडियो सीरीज डालेंगे, मूवीज डालेंगे, उनको जो है अपना कंटेंट कैटेगराइज करके डालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद UA 13+ वाले कैटेगरी के जो भी कंटेंट होंगे, UA 13+ वाले कैटेगरी के जो भी कंटेंट होंगे, तो इस कंटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एक पेरेंटल लॉक लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ ही लोग परमिशन देना पड़ेगा कि आप 13+ से ऊपर के तो ही जाके आप उसको देखिए, सारे लोग उसको खोल के नहीं देख सकते, बच्चे खोल के उसको नहीं देख सकते हैं, तो ये एक लॉक आपको लगाना पड़ेगा। और एक जो है एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म आपको डेवलप करना है ताकि आप एज वेरीफाई कर सकें। तो अब इससे क्या होगा, एज वेरीफाई करने के लिए वो जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट का जो है वो कॉपी मांगेगी या नंबर मांगे, आधार कार्ड नंबर हो गया या कोई भी जो है ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका एज वेरीफाई हो, तो वो पहुंच जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ पे जो है प्राइवेसी का इशू आ रहा था और इस वजह से ये विवाद जो है क्रिएट हो रहा था। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि आप जो है एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है डिसाइड करेंगे। क्लियर, ओके, जिससे एज का पता लगाया जा सके और उसी एज ग्रुप के लोग अपने कंटेंट को देख पाए। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए इतने सारे जो है रेगुलेशन बनाए गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बेसिक गाइडलाइन डिस्कस करेंगे सारे प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, हम आपको उन सभी सोशल मीडिया नियमों के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। तो कौन कौन से नियम हैं ये देख लेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया पर कंप्लेंट के लिए सेल बनाना होगा जहां शिकायत की जा सके। जो भी ये सारे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, डिजिटल न्यूज चैनल की भी बात हो रही है, सोशल मीडिया की भी बात हो रही है, और जो है आपका ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी उनको एक कंप्लेंट सेल बनाना है, ठीक है, जहां पे जो है लोग शिकायत कर सकेंगे कि ये प्रॉब्लम उन्हें आ रही है। दूसरा है, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि ये प्लेटफॉर्म कोई कंटेंट हटा देते हैं तो उनको पहले कारण बताना होगा। ये हमने अभी डिस्कस किया था, किसी को ब्लॉक करने से पहले, कोई कंटेंट हटाने से पहले जो है जो पोस्ट कर रहा है उसको जो है आपको बताना पड़ेगा कि किस रीजन से आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं या कंटेंट हटा रहे हैं। साथ में यह भी है कि चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, ठीक है, जो नियमों के कंप्लायंस को लेकर जिम्मेदार होगा। ठीक है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो हमने अभी देखा, मतलब मुख्य निवारण अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी होगी जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको वो क्या करे, रिजॉल्व करे प्रॉब्लम जो भी आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कंप्लेन करता है किसी पोस्ट पे, यदि वो आपत्तिजनक लगता है तो उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। ये लाइन आप देख सकते हैं, पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, अनिवार्य होगा। और शिकायत निवारण के लिए हमने क्या बताया था, 15 दिन का टाइम जो है उनको दिया गया था। ओके, रेजिडेंस ग्रीवेंस अधिकारी भी जो है उनको नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये दो अधिकारी मेन जो है नियुक्त करना है उन लोगों को, ग्रीवेंस अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी। अब ये अधिकारी के साथ जो है एक कंडीशन और जोड़ दी गई है कि ये जो अधिकारी होंगे जो भारत में काम कर रहे हैं ये भारत के ही होंगे, बाहर के नहीं होंगे। दोनों अधिकारी नियुक्त के ये बजाय भारत में रहने वाले होंगे। ये दोनों अधिकारी जो हैं, ऑल्सो दिस टू अपॉइंटेड ऑफिसर्स विल बी रिसाइडिंग इन इंडिया इंस्टेड ऑफ आउटसाइड। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। जो भी अधिकारी वो नियुक्त करेंगे शिकायत निवारण के लिए और ग्रीवेंस अधिकारी वो इंडियन पर्सन ही होने चाहिए। इसके बाद इफ देयर इज एनी न्यू न्यूज ऑफ समवन पोस्ट इट विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई नई खबर जो है सीधे डालता है तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि ये खबर कहां से आई है। हर महीने शिकायत के निवारण पर जो है सरकार को रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी कि इस महीने इतने शिकायतें आई हैं और इस तरीके से उन्होंने काम किया है। ओके, इसके बाद क्या है, अगला जो रूल है इन सब के लिए, इन सब के अलावा एक नए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की नियुक्ति करनी होगी जो
24 घंटे सातों दिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से तालमेल बना के रखेगा। तो यहाँ पे एक तीसरा जो ऑफिसर नियुक्त करना है वो कौन है? नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। नॉर्मली ये कोई ऑफिसर नहीं, एक कोई पर्सन को हायर करेंगे वो जो क्या करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो भारतीय कानून को अच्छे से समझती हैं उनके साथ तालमेल बिठा सकती हैं, उनको समझा सकती हैं कि इस कानून के तहत आपको ये काम करना है। तो इसके लिए एक अधिकारी जो है, एक पर्सन जो है वो हायर करके रखेंगे, जिनका नाम इन्होंने रखा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब विवाद की वजह क्या है? आपने अभी देखा कि क्या सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं सारे प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहां पे विवाद की वजह ये आ रही है कि जो भी हम पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे मैसेज, तो उसको जो है पूरा ट्रैक करेंगी, है ना। उस सारी कंपनियां क्या करेंगे, जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये क्या करेंगे, उसको पूरा ट्रैक करेंगे और हमेशा संभाल के रखेंगे उसको। क्यों? कभी जरूरत पड़े, कोई विवाद आ जाए तो उसको ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा सरकार को। तो हमारी सारी पोस्ट उन तक जो है, पहले भी होता था कि वो सेव रखते थे, लेकिन बाद में डिलीट हो जाती थी वो चीजें, हटा दी जाती थी। लेकिन अब सर्वर में सेव रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ न केवल सेव रखेंगे, निगरानी भी करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोस्ट डाल रहा है, कौन कौन सा मैसेज कर रहा है, कौन किधर वीडियो कॉल कर रहा है। तो ध्यान रखना, वीडियो कॉल करने से पहले, उटपटांग पोस्ट करने से पहले इन चीजों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि आपको ऊपर वाला जो है वो देख रहा है। ऊपर वाला बोले तो भगवान नहीं, जो आपके सर्वर के जो अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं, वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया है। इस पे विवाद है कि लोग चाह रहे हैं कि वो जो भी पोस्ट करें, कुछ भी करें, तो वो ये आगे तक ना पहुंचे। ठीक है, अधिकारी नियुक्त करें और जवाबदेही तय करें, इस पे विवाद चल रहा है। कंपनियों का कहना है कि लोग यदि पोस्ट करेंगे तो उसमें उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए, ये तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह के पोस्ट उनको करना है। क्लियर? तो ये तीन जो है मेन विवाद की वजह हैं। एक प्राइवेसी जो है एक मेन इशू है, दूसरा जो है जो पूरा ट्रैक करेंगे अपने पूरे मैसेज वगैरह, ये है। ठीक है, अधिकारी नियुक्त करना, वो भी इंडियन होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही तय कर दी जाएंगी। तो ये तीन कारण जो है विवाद की मेन वजह है। यहां से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है आपके। ओके, चलिए आगे अपन देखते हैं। नए नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो हम देख लिए। मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त, तीन अधिकारी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो अधिकारी नियुक्त करेंगे ये भारत के ही होने चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा जो अधिकारी वो नियुक्त कर रहे हैं ना, उनका नंबर उनके ऐप पे और उनकी जो वेबसाइट है उन पे भी होना अनिवार्य है, ताकि लोग डायरेक्ट जो है उन अधिकारियों से कांटेक्ट कर सकें। ये एक बड़ी बात है और इस वजह से भी विवाद हो रहा है। ठीक है, और समय सीमा 15 दिन का अपन डिस्कस कर चुके हैं, और आपत्तिजनक पोस्ट के लिए 24 घंटे का समय सीमा दिया गया है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो ये दो चीजें ध्यान रखना है। समय सीमा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए 15 दिन दिया गया है कि हटा दें, और उसके बाद ओवरऑल शिकायत पे जो है समय सीमा दिया गया है वो है 15 दिनों का कॉमन शिकायत के लिए। 3 अधिकारी नियुक्त करेंगे, उनमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, तीसरा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट नोडल अधिकारी है। तो उसका काम है रूल के अकॉर्डिंग सोशल साइट्स को बताना कि ऐसे काम करना है आपको, क्या सब रूल्स बनाए गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये 3 अधिकारी नियुक्त करेंगे और ये इंडिया के ही होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, व्हाट्सएप का क्या कहना है। व्हाट्सएप कह रहा है, इस वजह से जो विवाद खड़ा हुआ तो व्हाट्सएप जो है अदालत में इंडियन रूल्स के अगेंस्ट, भारत के ही अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस किया है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक बार आप देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए सीधा समझिए कि उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप जो है अपना क्या दलील दे रहा है कि इससे उसको हर चैट को ट्रेस करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कोई हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही है। तो वो ये कह रहा है कि हमें जो है सारे यूजर्स को ट्रेस करना पड़ेगा, सारे मैसेज को ट्रेस करना पड़ेगा, ये उसके लिए मुश्किल होगा और साथ ही साथ प्राइवेसी इशू भी आएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये एंड यूजर इंक्रिप्शन जो होता है, व्हाट्सएप में एक एप्लीकेशन होता है इनक्रिप्टेड मैसेज का। ठीक है, तो इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कोडेड। आप जब दूसरे को भेज रहे हैं तो उसके पास मैसेज पहुंचता है तो रास्ते में वो कोड फॉर्म में होता है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता। तो जब वो चैट को ट्रेस करेगा ना, तो क्या होने वाला है कि ये जो इंक्रिप्शन जो है, ये कोड जो है ये टूट जाएगा और इससे जो है मौलिक रूप से जो क्या करेगा, ये व्हाट्सएप को वीक कर देगा। इंक्रिप्शन एक तरह से ये इंक्रिप्शन की पॉलिसी समझिए खत्म कर देगा और कोई भी
तीसरा पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी जो है जाके वहां से पढ़ सकता है या फिर उसमें सेंध लगा सकता है। क्लियर? ये व्हाट्सएप ने दलीलें दी हैं। सरकार ने क्या, सरकार ने कहा कि इससे कोई प्राइवेसी इशू नहीं होने वाला है और ये जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के या बेहद गंभीर अपराध से जुड़े मामलों को ध्यान में रख के उसकी जांच के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अपना सेम दलील दे रही है। आप तीन बातें जो है निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। उनका कहना है कि कोई प्राइवेसी इशू यहाँ पे नहीं होगा, लोग जो है खुद जिम्मेदार हैं, वो क्या चीजें डाल रहे हैं सोशल साइट पे, किस तरह के मैसेज या पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ये रूल्स बनाए गए हैं। तीसरा, जो कोई आपत्तिजनक पोस्ट है या बेहद गंभीर अपराध है उनको तुरंत रोक करने में, फेक न्यूज को स्प्रेड होने से बचाने में जो है ये हेल्प करेगा। तो सरकार ये दलीलें दे रही है, इसलिए आपको ये नियम लागू करने चाहिए। आगे देखेंगे, न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या होता है? देखिए, एक तो हो गए सोशल साइट्स, ये हो गए सोशल साइट्स, ठीक, ये हो गए पीपल। तो ये पोस्ट डालते हैं सोशल साइट्स पे। तो ये जो सोशल साइट्स होते हैं ना, ये हो गए एक तरह समझिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, माध्यम हो गए जिनसे हम अपने पोस्ट क्या करते हैं, दूसरे पीपल तक पहुंचाते हैं। क्लियर? तो हम यदि कोई पोस्ट करते थे सोशल साइट्स पे और ये दूसरे लोगों तक पहुंचता था तो इसके लिए सोशल साइट वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। लेकिन पास्ट में एक विवाद आया था, आईआईटी दिल्ली के एक लड़के ने क्या किया था, एक जो है एडल्ट वीडियो किसी सोशल साइट पे डाल दिया और जो है जिसका कंटेंट था, जिसका वीडियोस था, वो उसने अदालत में केस किया और फिर अदालत ने क्या किया था कि उस व्यक्ति को और साथ ही साथ सोशल मीडिया के अथॉरिटी को भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना और उसको सजा हुई। तो बाद में यही चीजें देख करके ये डिसाइड किया गया कि इसको रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स बनाना कंपलसरी है। सोशल साइट वालों का ये दलील है कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी पोस्ट कर देता है तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे, हमारा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार से ये जो है प्रावधान हटा दिया गया है। तो ये जो इंटरमीडियरी का प्रावधान था ना, सेफ हार्बर प्रोविजन उसको बोलते थे, सेफ हार्बर प्रोविजन, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सर्टेन कंडीशन में। तो ये जो है आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है। आईटी एक्ट कौन सा? 2000। आईटी एक्ट कब बना था? 2000 में बना था आईटी अधिनियम, ठीक है। तो ये जो आईटी एक्ट का जो अधिनियम है 2000, इसमें सेक्शन 79 है, ये इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर प्रोविजन प्रोवाइड करता था कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी पोस्ट करता है तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी उसमें तय नहीं होगी, उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो 2021 में नया प्रोविजन आया है उसमें क्या किया गया है, इसको लिमिटेड कर दिया गया है। केवल इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखेंगे शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिकायत जो है भेजी जाएंगी, उनके लिए आपको जो है एक अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनाना पड़ेगा और फिर जो है अधिकारियों के नाम, संपर्क नंबर सब वेबसाइट पे देना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, शिकायत जो है मतलब पूरा सॉल्व रिजॉल्व करना पड़ेगा। हर महीने जो है सरकार को आपको भेजना पड़ेगा दस्तावेज की, आप रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने इस महीने कौन कौन सी शिकायतें किस तरीके से हैंडल की हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। अब इससे यूजर को क्या नुकसान होने वाला है, जो कॉमन यूजर है, सबसे मेन इशू है प्राइवेसी का। सभी मैसेज को ट्रेस करना पड़ेगा और यूजर को सभी प्राइवेट मैसेज का हिसाब, जो भी हम भेज रहे हैं, कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, सारे डेटा जो है सर्वर के पास रहेगा। और यदि ये डेटा सर्वर के पास होता है तो वहाँ पे जो इंजीनियर है, वहाँ पे जो ऑपरेटर है, वो डेटा खुद भी लीक कर सकता है या फिर हैकर्स के लिए बहुत आसान होगा डेटा को चोरी करना या ट्रेस करना। तो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो है प्राइवेसी इशू आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके साथ ही उनके पास बहुत सारे दस्तावेज इकट्ठे होंगे, जैसे एज रिलेटेड दस्तावेज हो गए, आधार कार्ड का कॉपी हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं क्या होंगी, सोशल साइट्स के पास अवेलेबल होती चली जाएंगी। तो हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं, हमारे डेटा जो हैं वो सोशल साइट के पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा जो है मेन इशू आ रहा है। क्लियर? तो हमने जो देखा टॉपिक, ये क्या सब देखा है, क्या अभी जो आया है रूल्स, उसमें क्या सब प्रोविजन जो है या स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, कौन कौन से फैक्ट आपने देखे। और मेंस में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि आईटी जो एक्ट है उसके अंतर्गत 79 में जो प्रोविजन था उसमें क्या सब जो है संशोधन किया गया है, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 2021 में जो सोशल मीडिया अधिनियम आया है
उसकी क्या सब प्रोविजन है, उसको लेकर क्या सब इश्यूज आ रहे हैं, उसको जो है आप डिस्कस कीजिए। तो मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और कोविड नियम जो है गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन कीजिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। तो मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।